तो ये फिल्म 1967 से शुरू होती है। ये लॉस एंजल्स की कहानी है जहां एलिस अपनी 2 बेटियों के साथ एक घर में रहती है। हाल ही में उसके पति की मौत हो गई है और ये तीनों उसके गम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। घर चलाने के लिए एलिस एक आत्मा माध्यम होने का दिखावा करती है। वो दिखावा करती है कि वो लोगों को उनके चाहने वालों की आत्माओं से जोड़ सकती है। वो उनसे बात करवा सकती है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। और उसके इस झूठे धंधे में उसकी दोनों बेटियां भी उसका साथ देती हैं। डोरिस और पॉलिना एक दिन पॉलिना अपनी दोस्त के घर पार्टी करने जाती है, जहां उसकी सभी दोस्त ओइजा बोर्ड खेलने का फैसला करती हैं। इस बोर्ड के जरिए ये लोग आत्माओं से जुड़ सकते थे और इस खेल को खेलने के 3 नियम थे। ये खेल कभी भी अकेले नहीं खेलना चाहिए। दूसरा नियम था कि ये खेल कभी भी कब्रिस्तान में नहीं खेलना चाहिए। और तीसरा नियम था, खैर इसी बीच उसकी मम्मी उसे लेने आ गई और वो भी घर के लिए निकल गई। जाते जाते उसने एलिस को सलाह दी कि हम भी अपने घर में एक उइजा बोर्ड लेकर आएं, जिससे हमारे लिए अपने ग्राहकों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एलिस इस बात पर राजी हो जाती है और सुबह अपने घर एक उइजा बोर्ड ले आती है। बोर्ड को घर पर रखने के बाद वो डोरिस को लेने स्कूल जाती है, जहां हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे डोरिस का तंग कर रहे थे, जिसके बारे में डोरिस ने किसी से शेयर नहीं किया था। खैर एलिस डोरिस को लेकर घर आ गई और घर आते ही उसने उइजा बोर्ड खेलने का फैसला किया, बिना ये जाने कि इस खेल को खेलने के कुछ नियम भी होते हैं। ये खेल कभी भी अकेले नहीं खेलना चाहिए और वो अकेली खेल रही थी। खेलते खेलते उसने देखा कि प्लेनचेट हिल रहा था। अब एलिस यहाँ मौजूद किसी आत्मा से कुछ सवाल पूछने लगती है। एलिस को यहाँ प्लेनचेट पर जवाब नहीं मिलता, लेकिन ऊपर हम देखते हैं कि एलिस की बेटी डोरिस पर अब भूत सवार हो चुका है और वो उन सारे सवालों के जवाब दे रही है जो एलिस बैठकर उइजा बोर्ड से पूछ रही थी। जब एलिस ने आत्मा का नाम पूछा, तब डोरिस ने मार्कस का नाम बताया, यानी जो भी आत्मा यहाँ आई थी और जिसने डोरिस को अपने वश में किया, उसका नाम मार्कस था। और थोड़ी देर बाद जैसे ही एलिस उइजा बोर्ड खेलना बंद करती है, डोरिस भी पोजीशन से बाहर आ जाती है। लेकिन खेल छोड़कर भी एलिस ने एक और नियम तोड़ा। उसने अलविदा नहीं कहा। हम देखते हैं कि डोरिस भी ओइजा बोर्ड पर आ चुकी है। वो जानती थी कि ये ओइजा बोर्ड लोगों को उनके प्रियजनों की आत्माओं से जोड़ता है। वो अपने पिता रोजर की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती है। और हैरानी की बात ये है कि ओइजा बोर्ड का प्लेनचेट हिल रहा है और उसे लगता है कि उसने अपने पिता से संपर्क कर लिया है। अगले दिन डोरिस स्कूल जाती है और स्कूल में फादर टॉम जो स्कूल चला रहे थे, वो एलिस को स्कूल बुलाते पर ऐसा नहीं था। उसने बहुत अच्छा होमवर्क किया था। उसने स्कूल में कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था। खैर एलिस अब डोरिस के साथ घर आ जाती है और घर आकर उसे पता चलता है कि उसके घर में जल्द ही चोरी होने वाली है, क्योंकि उसके पति रोजर की मौत के बाद एलिस इस घर का टैक्स नहीं भर पा रही थी। इस बात से एलिस और पॉलिना काफी परेशान थे, जबकि डोरिस भी इस समय उइजा बोर्ड के साथ थी। इसी उइजा बोर्ड के जरिए डोरिस के पापा उसे बेसमेंट के एक कमरे के बारे में बताते हैं, जिसमें एक अलमारी में काफी पैसे रखे हुए थे। ये जानकर डोरिस हैरान हो जाती है और एलिस को बताती है, और एलिस भी वहां जाकर चेक करती है और उसकी सारी बातें सच होती हैं। उसे भी लगता है कि डोरिस ने सच में अपने पापा से कनेक्शन बना लिया है। इसलिए उन तीनों ने मिलकर उइजा बोर्ड खेलने का फैसला। उसे पता चला कि ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसके पति की है। एलिस अब इस उइजा बोर्ड पर विश्वास करने लगी और डोरिस ने उसे ये भी बताया कि वो इस प्लान शीट पर आत्माओं को भी देख पा रही है। एलिस ने योजना बनाई कि डोरिस और उइजा बोर्ड की मदद से वो वाकई अपने क्लाइंट्स को उसके रिश्तेदारों से जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन पॉलिना इस योजना में उसका साथ देने से मना कर देती है। लेकिन एलिस ने अपनी योजना जारी रखी। वो अपने प्यार से डोरिस जैसे लोगों को ओइजा बोर्ड से जोड़ती रही और इस धंधे की वजह से डोरिस ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। ओइजा बोर्ड खेलते समय डोरिस अक्सर अजीब सी आवाजें निकालती थी, जो लगभग लोगों के घरवालों जैसी लगती थी, और इस वजह से उसके क्लाइंट्स उन पर ज्यादा विश्वास करने लगे। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस सब के दौरान डोरिस को गर्दन में दर्द होता रहता था।
उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। प्रेत बाधा होते ही डोरिस सामान्य हो गई और उसने अपनी बहन के कान में कुछ फुसफुसाया। उसने कुछ धीरे से कहा, जिसके कारण पोलिना को भी डरावने सपने आने लगे। अगले दिन हम देखते हैं कि डोरिस स्कूल में थी और जैसे ही कुछ बच्चे उसे धमकाना शुरू करते हैं, तब डोरिस अपनी शक्तियों से उन्हें चोट पहुंचाती है। डोरिस घर आती है। आज पोलिना की दोस्त उसके घर आई थी। जब उसने डोरिस से बात की, आज डोरिस उससे बहुत ही डरावने और अजीब तरीके से बात करती है। वह उससे कहती है कि अगर कोई गला घोंटने से मर जाता है तो उसे कैसा लगता है, उसे दर्द कैसा होता है। यह सुनकर इस लड़के को बहुत अजीब लगा। अब जब पोलिना अपने कमरे में आती है तो वह देखती है कि किसी ने उसकी गुड़िया के होंठ सिल दिए थे। यह देखकर पोलिना को गुस्सा आया। उसे लगा कि क्योंकि वो इस घर की सारी आवाज बंद कर देना चाहता है। वो उन आवाजों के बारे में बात कर रहा था जो डोरिस इन दिनों बना रही थी। ये सुनकर पोलिना डर जाती है और जाकर एलिस से कहती है, मुझे लगता है डोरिस पागल हो रही है। वो इन दिनों बहुत अजीबोगरीब चीजें करती है। रात को वो देखती है कि डोरिस ने कुछ नोट्स बनाए थे और ये नोट्स पोलिश भाषा में थे। हालांकि उनके घर में कोई भी पोलिश नहीं जानता था। वो ये कागज लेकर स्कूल में फादर टॉम के पास जाती है और उनसे इन पन्नों का अनुवाद करने का अनुरोध करती है। उन पन्नों का अनुवाद करवाने के बाद फादर टॉम खुद शाम को उनके घर आते हैं और घर आते ही वो एलिस से कहते हैं, मुझे एक उइजा बोर्ड सेशन चाहिए क्योंकि मैं अपनी पत्नी से जुड़ना चाहता हूं। उनका सेशन शुरू होता है। फादर टॉम डोरिस से पूछते हैं, मेरी पत्नी का मध्य नाम क्या था कि अभी जो सेशन हुआ वो बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ। मेरी पत्नी का मिडिल नेम लिन नहीं बल्कि कैथरीन था और डोरिस ने लिन नाम बताया। क्योंकि ये सवाल पूछने के बाद मेरे मन में लिन का ख्याल आने लगा। मतलब यहाँ फादर ट्विस्ट खुलासा कर रहे थे कि डोरिस किसी की आत्मा से नहीं जुड़ती थी। वो बस लोगों के मन को पढ़ती थी और उन्हें जवाब देती थी। जहां तक डोरिस ने अलग अलग आवाजों में कहा है, वो उन आवाजों में सिर्फ एक ही शब्द कहती है और लोग उन आवाजों की कल्पना अपने प्रियजनों की आवाजों में करते हैं। मतलब डोरिस किसी भी अनजान आदमी या औरत की आवाज बोलने में सक्षम थी। क्योंकि फादर टॉम ने बताया कि उस समय डोरिस ने जो आवाज कही थी वो मेरी पत्नी की नहीं थी। एलिस ने यह भी पूछा कि डोरिस ये सब कैसे कर पाती है। फादर टॉम ने बताया कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो डोरिस से सारे काम करवा रही है। उन्होंने पोलिना से कहा कि आपने जो पन्ने मुझे दिए हैं उसमें मार्कस नाम के एक आदमी की कहानी है जो पोलैंड से लॉस एंजल्स आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पागल डॉक्टर ने मार्कस को पकड़ लिया था और वो डॉक्टर मार्कस पर अजीबोगरीब प्रयोग करता रहता था। वो डॉक्टर एक मनोरोगी था। वो मार्कस जैसे लोगों को पकड़ कर लाता था, उन पर प्रयोग करता था, उन्हें अपने तहखाने में बंद करके रखता था और आखिर में उन्हें मार देता था। और ये घर जिसमें एलिस और उसका परिवार इस समय रह रहा है, ये असल में उस डॉक्टर का घर था। और जितने भी लोग उस डॉक्टर ने मारे थे उनकी लाशें अभी भी इसी घर में थी। मतलब मान लीजिए कि ये घर कब्रिस्तान था। और जैसा कि हम सबसे पहले जानते हैं कि ये ओइजा बोर्ड का नियम है, वो खेल कब्रिस्तान में नहीं खेलना चाहिए। तो तीसरा नियम ये है कि एलिस ने ओइजा बोर्ड तोड़ा और इसकी वजह से ये लोग एक बड़ी समस्या में फंसने वाले थे। फादर टॉम आगे बताते हैं कि इन पन्नों में मार्कस ने अपनी मौत के बाद की अपनी भावनाओं को भी लिखा है। मौत के बाद भी वह इन सभी चीजों को महसूस करने में सक्षम है। वह कई सालों से दूसरी आत्माओं के साथ इस दुनिया में है। वह इस घर में रहता है। मार्कस ने इन पन्नों में लिखा था कि आत्माओं की दुनिया बहुत ठंडी है। यह आवाजहीन है। इसमें कोई बोल नहीं सकता। किसी के पास आवाज नहीं है। लेकिन मार्कस को डोरिस के रूप में एक आवाज मिली है। यही कारण था कि डोरिस एलिस के सभी सवालों का सही जवाब देने में सक्षम थी, क्योंकि मार्कस हमेशा उनके बीच रहा है। हम डोरिस को नीचे सोफे पर बैठे हुए देखते हैं। उसकी आंखें भयानक हैं और उसने अपना मुंह पूरी तरह से खोल रखा है। इस बीच दरवाजे पर दस्तक होती है और वह सामान्य हो जाती है।
जब उसने दरवाजा खोला तो पोलिना का दोस्त यहाँ था। उसे नमस्ते करने के बाद वह उसे तहखाने में ले गई। तहखाने में जाने के बाद इस लड़के को यहाँ कुछ खोपड़ियां मिलती हैं। यहाँ मृत लोगों की खोपड़ियां मिली हैं। उन्हें देखकर वह डर जाता है और हम डोरिस को पीछे देखते हैं, जिस पर एक अजीब तरह से कब्जा हो रहा था। उसका शरीर भी घूम रहा था। और अचानक वह आई और इस लड़के पर हमला कर दिया। और हमला करते समय उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई हैं। इस बार हमला करके उसने इस लड़के का गला घोंटकर उसे मार डाला। और इधर फादर टॉम भी अपनी मीटिंग के बाद पोलिना और एलिस के साथ नीचे आते हैं। आते ही वो यह देखने के लिए उठते हैं कि पोलिना के दोस्त की लाश उनके घर के बीचों बीच लटकी हुई थी, इस तरह से कि मानो यह लड़का रहस्यमय तरीके से मरा हो। वो खुद भी फांसी पर लटका हुआ था। यह देखकर फादर टॉम डर गए और तुरंत बेसमेंट में चले गए। इधर फादर को दीवार के अंदर कई लोगों की खोपड़ियां दिखाई देती हैं। इसलिए फादर तुरंत एलिस से कहते हैं कि वो अपना ओइजा बोर्ड जला दे। लोग पहले ही ओइजा बोर्ड जला चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वही ओइजा बोर्ड उनकी टेबल पर सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि इस दौरान उन्हें डोरिस कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन तभी फादर को दीवारों के पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उन्हें यहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा भी मिल जिसके अंदर एक और कमरा था। फादर टॉम के यहाँ आते ही यहाँ की आत्माएं फादर टॉम को भी अपने वश में कर लेती हैं और अब फादर टॉम खुद एलिस और पोलिना पर हमला करते हैं। उन्हें बचाने के लिए वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दिखाया गया है कि वो आत्मा फादर टॉम का गला घोंटकर उन्हें मार देती है। वश में होते हुए डोरिस अब अपनी माँ और बहन को मारने के लिए निकलती है। डोरिस को उसकी माँ पकड़ लेती है, जिन्हें वो बेहोश हालत में तहखाने में ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पोलिना पर उसके पिता का वश हो गया था, जो उसे अपने कमरे में ले गया। यहाँ पोलिना के पिता ने उसे आत्माओं की दुनिया से आने वाली आवाजों को बंद करने के लिए कहा। ये सारी आवाजें डोरिस के माध्यम के रूप में यहाँ आ रही थी। इसलिए पोलिना पर डोरिस का वश हो गया था, जैसे मुझ पर तुम्हारी गुड़िया का वश हो गया था। पोलिना अपनी माँ को बचाने के लिए तहखाने में आती है, जहाँ डोरिस अपनी माँ पर हमला करके उसे मारने वाली थी, लेकिन पीछे से बहुत सारी आत्माएं उसे रोकने लगी। उसके शरीर पर बहुत सारे काले हाथ दिखाए गए, लेकिन पोलिना नहीं रुकी। उसने आखिरकार अपनी गुड़िया की तरह डोरिस के सींग को सिल दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया डोरिस की मौत हो गई। मरने के बाद डोरिस की आत्मा आखिरकार अपने पिता की आत्मा से मिलती है और खुश हो जाती है। यहाँ हम पोलिना को देखते हैं, जिस पर यहाँ की सभी आत्माओं का कब्जा था, और जैसे ही उस पर कब्जा हुआ उसने अपनी माँ को मार डाला। जैसे ही उसकी माँ मरी उसे होश आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया है, जिसके बाद यहाँ सीन कट होता है और काफी सालों बाद पोलिना को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उस पर अपनी माँ और बहन की हत्या का आरोप लगाया गया था। यहाँ डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को डोरिस की बॉडी कभी नहीं मिली थी और पोलिना ने उन्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। हम पोलिना को वापस उसके कमरे में भेजते हैं, जहाँ पोलिना अपने खून से एक उइजा बोर्ड तैयार करती है और अपनी बहन की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। यह प्रक्रिया काम करती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि डोरिस की आत्मा उसके बगल में बैठी है। जब हम डॉक्टर पोलिना के कमरे से गुजरते हैं तो उसे यहाँ कुछ असामान्य महसूस होता है। वह कमरे के पास खड़ी होती है और पोलिना भी उसके सामने खड़ी होती है। उसे कमरे में कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह यह नहीं देख पाई कि मृत डोरिस की आत्मा उस के पीछे बुरी तरह लटकी हुई थी। और बस यही दिखाते हुए फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।